हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो कंपनीज एक्ट 2013 फाउंडेशन का एक्ट नंबर 5। काफ़ी ज़्यादा वेटेज का है। वेटेज तो ज़्यादा क्या, 5 to 8 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कभी 4 के 2 और कभी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। लेकिन एक बार कंपनीज एक्ट 2013 का सिलेबस फाउंडेशन के अंदर काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है। एक बार इस सिलेबस पे नज़र घुमा लो। इसके अंदर इसके फीचर्स आएंगे, कॉरपोरेशन विल की थ्योरी आएगी, कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, क्या कंपनी के शेयर्स कैपिटल होती है, क्या कंपनी के शेयर्स होते हैं, कितने टाइप के शेयर होते हैं, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, इनके बारे में पूरी डिस्कशन आएगी। चलो चालू करते हैं एक एक फीचर को डिटेल में। लेकिन उस पर जाने से पहले कंपनीज़ का मतलब क्या होता है। देखो, कंपनीज़ को समझने के लिए आपको कुछ बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जहाँ पे बिजनेस का ओनर एक ही पर्सन होता है। बिजनेस की सारी रिस्क, लायबिलिटी, बिजनेस का सारा प्रॉफिट लॉस सब उस सिंगल पर्सन को बियर करना पड़ता है। इस बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज एक्ट 1932 आया। सॉरी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या था, मिनिमम पर्सन एक से बढ़ के मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम हो गए 50। लेकिन बाद में जैसे जैसे बिजनेस का ट्रेंड बढ़ा, 50% की रिक्वायरमेंट भी कम लगी। तो उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 1956। ध्यान से, कंपनीज एक्ट आया 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ गए। 2 टाइप की कंपनी आ गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम पर्सन पहुंच गए 200 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम पर्सन पहुंच गए अनलिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर पर डिपेंड करता है। लेकिन कंपनीज एक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थी, या पार्टनरशिप एक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना अगला एक्ट आया एलएलपी एक्ट 2008। लेकिन गवर्नमेंट को एलएलपी एक्ट लाने के बाद भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन ना मिला। उनको लगा कि एलएलपी एक्ट में भी किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अब क्या किया, कोई नया एक्ट लाने की बजाय कंपनीज एक्ट 1956 को मॉडिफाइड कर दिया और नया एक्ट लेके आ गए जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। आई थिंक मैंने पूरा पीछे का बेस आपका क्लियर कर दिया। अब कंपनी होती क्या है सर, कंपनी की डिफाइन कंपनी होती क्या है, ये देखो लिखा हुआ, जो मैंने बोला वो कोई लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 इंटेक्टेड हुआ, कंसोलिडेटेड हुआ, अमेंडमेंट हुआ। किससे, पहले था कंपनीज एक्ट 1956, अब आ चुका है कंपनीज एक्ट 2013। ये बेटा किसी भी काम का नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट ये सब पे एप्लीकेबल होता है, बस इसका इतना से ध्यान रखना। कंपनी का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव या फीचर्स, इसके रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दे रखी कंपनी की। अपन डिफाइन पढ़ेंगे, ये वाली डिफाइन पढ़नी है ध्यान से। कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करती कंपनी को। कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनी वो होती है जो कि इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो। अगर पहले 1956 में रजिस्टर्ड है तो उसने वापस अपना री रजिस्ट्रेशन किस में ले लिया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। एज वी शिल प्रोग्रेस अंडर दिस चैप्टर, द मीनिंग ऑफ कंपनीज टर्म अंडरस्टूड विल बी अंडरस्टैंड बाय दिस स्टूडेंट। कुछ समझ में नहीं आया सर, तो कंपनी के डिफाइन को पढ़ने के लिए आपको पहले उसका फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या कंपनी के फीचर्स होते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में इसका। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहला फीचर देखो, शॉर्ट के अंदर अगर याद करना है तो शॉर्ट के अंदर तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, जो ये आप याद कर सकते हो। ये शॉर्ट के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी लीगल सेपरेटेबल फ्रॉम मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर डिटेल में चलना तो यहाँ आ जाओ। पहला फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी। There are distinctive features, different form of organization and most restricting feature in the company form of organization। ध्यान से समझो, देखो इसको ओरल में आपको समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी का उसके शेयर होल्डर से बिल्कुल सेपरेट स्टेटस होता है। कंपनी का स्टेटस और शेयर होल्डर का स्टेटस बिल्कुल अलग है। कंपनी के कामकाज के लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और शेयर होल्डर के वर्क के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल अमेंडमेंट फीचर है। मैं इस पूरे चैप्टर में 3 बिजनेस का साथ साथ में एग्जाम्पल लूँगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर खुद अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्टनरशिप फर्म के काम के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर का और कंपनी का दोनों का आपस में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। यानी इसका अपना खुद का अलग नाम होता है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है, खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, कंपनी खुद के नाम से लोन क्रिएट करती है, कंपनी खुद की लायबिलिटीज़ होती है। कंपनी को अपनी लायबिलिटीज़, बैंक अकाउंट, ओनरशिप, नाम के लिए किसी भी पर्सन के ऊपर रिक्वायरमेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ के देखो, ये डिफरेंट होता है अपने सब्सक्राइबर मेमोरेंडम एसोसिएशन से। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और एक्वायर इंकर्ड लायबिलिटी फॉर इट फॉर द डेप्ट्स ऑफ द कंपनी। ओनली इट्स क्रेडिटर कैन शू, नॉट इट्स मेंबर।
तो इन शॉर्ट समझने की कोशिश करना, कंपनी का स्टेटस जो होता है वो अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट होता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन करा सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी इंकर कर सकती है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, ध्यान से। अगला परपेचुअल सक्सेशन। अरे किसी मेंबर की डाई हो सकती है पर कंपनी कभी नहीं मरती है, कंपनी नेवर बी डाई, परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेवर बी डाई। पढ़ो, मेंबर में भी डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज़ वाउंड अप। कंपनी जब तक जिंदा रहेगी जब तक उसका वाउंड अप नहीं हो जाता। तो a share of the company may changes hand and infinitely but these does not affect the existence of the company। शेयर होल्डर कंपनी के शेयर को पूरे साल में कितनी भी बार खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन कंपनीज कभी भी डाई नहीं होती, कंपनी नेवर भी चेंज। कंपनी का सक्सेशन कौन सा होता है? परपेचुअल, लॉन्ग टर्म तक। पढ़ के देखो, एग्जाम्पल दे रखा है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसको चलते हुए 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि कंपनी का कौन सा होता है? परपेचुअल सक्सेशन। देयर वाज ए कंपनी जिसके अंदर 7 मेंबर है, सातों की डेथ हो गई एयरक्राफ्ट के अंदर, लेकिन तो भी कंपनी जिंदा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर सारे पार्टनर्स की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे फर्म ही क्लोज हो जाती है। लेकिन कंपनी के अंदर क्या था? कंपनी का अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर्स के डेथ होने से, मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। अगला लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर किस पर डिपेंड करती है? कंपनी के ऊपर। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी कितने टाइप की होती है उसके ऊपर आपकी लाइबिलिटी डिपेंड करेगी। वैसे अगर बात की जाए तो कंपनी की लाइबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है, इसकी लाइबिलिटी होती नहीं इतनी। पर पढ़ के देखो, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो द डेप्ट ऑफ द कंपनी टोटली डू नॉट बिकम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी का डेप्ट शेयर होल्डर का डेप्ट नहीं बनेगा। शेयर होल्डर केवल उतना ही पैसा देने के लिए लाइबल है जितने उसकी शेयर पे अनकॉल्ड अमाउंट है। जैसे सोचो, कंपनी के शेयर की अमाउंट थी 10 रुपये, शेयर होल्डर 8 रुपये दे चुका है, तो अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर केवल अपने 2 रुपये जो बाकी है वही देने के लिए लाइबल है, उससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं की जा सकती। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इस केस में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उतनी है जितनी उसने कंपनी को गारंटी दे रखी है। गारंटी के अमाउंट से ज़्यादा शेयर होल्डर को लाइबल नहीं माना जाएगा। और अनलिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड आ जाएगी। तो याद कैसे करना है? सबसे पहला काम यही करना है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी पे, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय लिमिटेड कंपनी, और थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। चौथा फीचर, मैंने पहले ही वर्ड बोल दिया है आपको पहले ही, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता आपके और हमारे जैसे, या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। सेकेंड, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है अपने मेंबर से, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है अपने मेंबर से, इसकी खुद की अपने नाम पे प्रॉपर्टी होती है, अपना बैंक अकाउंट होता है, अपने नाम पे लोन ले सकता है, अपने नाम पे लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, अपने नाम पे एसेट्स क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको टच करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है, और बनाएगा कोई ह्यूमन बीइंग ही। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आई थिंक क्लियर हो चुका है, एक बार रीड करके देख लेना। क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नॉट क्रिएटेड बाय नेचुरल बर्थ, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और साथ ही साथ में ये इट कैन नॉट एक्ट ओनली थ्रू द सम ह्यूमन एजेंसी। The director cannot control the affairs of the company and act as an agency, but these are agent of the member of the company. कॉमन सील। अब एक सर डाउट आता है, सबसे बड़ा डाउट आता है, उसके बाद ही कॉमन सील समझ में आएगी। पहले वो डाउट लेके आना कि कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये बात तो समझ में आ गई। बात तसल्ली से सुनना, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये बात तो समझ में आ गई। कंपनी की लाइबिलिटी भी चलो लिमिटेड होती है, वो बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। और अभी अपन ने ऊपर देखा ये वाला पॉइंट कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी अपने नाम पे खुद लोन ले रही है, खुद सब कुछ कर रही है, सब कुछ कैसे? और अभी मैंने एक बात बोली, कंपनी को ना टच करके देखा जा सकता है ना देखा जा सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं है कंपनी। अरे रिलायंस, आप रिलायंस के डायरेक्टर्स को जानते हो, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को, क्या कभी रिलायंस को देखा आपने कि वो रिलायंस जा रही है? देखो वो दिखती है क्या? क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तब एक डाउट आता है कि सर जो इंसान इस दुनिया में दिखता ही नहीं है, जिसका नेचुरल बर्थ ही नहीं होता, वो काम कैसे करता है अपने नाम के लिए, और उसका सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे हो सकता है? उसके लिए सबसे शानदार पॉइंट, कंपनी अपने सारे काम कॉमन सील के थ्रू करती है। यानी कंपनी की एक सील होती है, जहाँ पे कंपनी की सील लग गई, जहाँ पे कंपनी का सील लग गई, स्टाम्प लग गई, सील हो चुका है, वो काम अब कंपनी उसके लिए लाइबल है। यानी कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं जो साइन कर सकती है, कंपनी नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं जो ओरल या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करने का जरिए क्या है? कंपनी कॉमन सील लगाती है। सील लगाएगा कौन? जो कंपनी का एमडी होगा, पर कंपनी की कॉमन सील होगी जो ही कंपनी को अपने आप पे रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब पढ़ के देख लो एक बार बोली थोड़ी सी लाइन।
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट डिस्ट्रॉय विद द बॉडी ऑफ न्यूट्रल बीइंग, मैंने ये बोला, कंपनी की कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं होती, ये किसी ह्यूमन बीइंग से रन करती है लाइक एमडी से। तो कंपनी की ऑफिशियल, कंपनी की सील ही क्या होती है, उसका ऑफिशियल सिग्नेचर, जो कि कौन लगाता है, कंपनी का ऑफिसर या कंपनी की एम्प्लॉय। कंपनी का ऑफिसर लगाता है या कंपनी का एम्प्लॉय लगाता है, किस पे, हर डॉक्यूमेंट पे। और कंपनी की सील ही कंपनी का सिंबल है उसके इनकॉर्पोरेशन का। जहाँ जहाँ कंपनी की सील आ चुकी है वो डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा अप्रूव्ड माना जाएगा। यहाँ तक अपने कंपनी के कितने फीचर आ चुके हैं, 5। एक बार पांचों फीचर देख लो। सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्लियर। परपेचुअल सक्सेशन है, कभी नहीं मरेगी, क्लियर। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, 3 टाइप की कंपनी का नाम याद करना है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लायबिलिटी बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और लास्ट कॉमन सील। ये कंपनी के 5 फीचर्स आपके आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। अब कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, और इस पर पहली बार कह रहा हूँ आपको, सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी, इसके स्टडी को याद करनी है। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मैं केस स्टडी याद करने को बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ सेक्शन याद करने को बोल रहा हूँ, वहाँ उसको गलती से मिस मत करना। कॉर्पोरेट विल थ्योरी पढ़ो। कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू ए लीगल कंसेप्ट, कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू ए लीगल कंसेप्ट वेयर बाई द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। कॉर्पोरेट विल एक वो लीगल कंसेप्ट है जिसके थ्रू कंपनी उसके मेंबर से उसको सेपरेट माना जाता है। द टर्म्स कॉर्पोरेट विल or to the concept that the member of a company are shielded from the liability concept to the company's action. If the company incurs any debt and contravention any law, the corporate will concept implies that members should not liability for this error. In other words, they enjoy corporate illusion. Thus, the shareholder are protected from the act of the company. सर कुछ भी समझ में नहीं आया। कॉर्पोरेट विल थ्योरी का मतलब अब सीधी सीधी लैंग्वेज में समझना। कॉर्पोरेट विल थ्योरी ही वो कंसेप्ट है जो कि कंपनी को उसके मेंबर से अलग करता है। अभी अपने ऊपर ने पढ़ा ना कि कंपनी के काम के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी का अगर कोई भी डेप्ट होता है, कंपनी का कोई भी अगर लॉस होता है, या कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट बताता है कि मेंबर उसके लायबल नहीं है। यही चीज़ कॉर्पोरेट विल थ्योरी ही ये बताती है कि कंपनी का और उसके मेंबर का सेपरेट स्टेटस होता है। सबसे शानदार केस है, इस केस को याद कर लेना, मान के चलना। मैं जैसे ही एक्ट ख़त्म हुआ आपको कंपनीज के लास्ट में इसके 6 क्वेश्चन बता दूंगा। उन 6 के बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, पर अगर ये क्वेश्चन आया उसमें कॉर्पोरेट विल थ्योरी का, तो बेटा ध्यान रखना कॉर्पोरेट विल थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी का केस जरूर ध्यान रखना, जरूर लिखना। अबे केस क्या था, ये केस क्या था? अरे सोलोमन एक बंदा था, और आपको पता है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 बंदों की ज़रूरत होती है। तो उसने क्या किया, कंपनी खुद के परिवार के साथ बना दी, खुद बना दिया। उसकी वाइफ हो गई, 2 जने, उसके 4 बेटे हो गए, 1 बेटी हो गई। सातों ने मिलकर कंपनी बना दी, एक भी बाहर का बंदा नहीं था। कंपनी की असेट्स हो गई माना कि 38,782, और उसने 20,000 शेयर 1 रुपये के डिबेंचर 10,000 इशू कर दिए। अब बाद में कंपनी को हो गया लॉस, ठीक है। हिज वाइफ, डॉटर, 4 सन टुक अप 1 शेयर ईच। सब्सिक्वेंटली कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, डिप्रेशन में जाके। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे $7,000 के। कंटेंट दैट सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी in respect of the debenture held by him, as he was managing director of one man company, which is not different from Solomon, and the clock of the company was mere sham and fraud. ध्यान से समझना क्या हुआ। सोलेमन एक बंदा था जिसने 7 मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी बनाने के लिए 7। सोलेमन ने क्या किया कि अपने खुद के परिवार के साथ एक कंपनी बना दी, जिसमें खुद आ गया, उसकी वाइफ आ गई, उसके 4 बेटे आ गए और 1 बेटी आ गई। उसने एसेट्स क्रिएट की, शेयर इशू किए, शेयर भी उनके परिवार वालों ने ले लिए, और साथ ही साथ उसने डिबेंचर इशू कर दिए कंपनी के नाम पे। सारे के सारे डिबेंचर उसने ले लिए। बाद में कंपनी जब लॉस में गई तब वो सोलोमन ये क्लेम करता है कंपनी के ऊपर कि भाई जितने भी डिबेंचर है वो सारी सिक्योर्ड असेट्स है, तो असेट्स बेच के मुझे पैसा दिया जाए। कोर्ट ने उसके कंटेंट को मना कर दिया। कोर्ट ने ये बोला कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी अलग पर्सन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक भी बाहर का बंदा नहीं था, ना ही इसका कोई लीगल स्टेटस था। ये कंपनी उन्होंने फ्रॉड करने के लिए क्रिएट की थी, तो इसीलिए उसके डिवेंचर का पेमेंट उसको नहीं किया जाएगा, और बाद में उसको फ्रॉड मान के कंपनी को बंद कर दिया गया था। एक बार केस स्टडी ढंग से पढ़ लेना। अब आ जाओ साहब, कॉर्पोरेट विल थ्योरी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। पहला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, द फॉलोइंग आर द केसेस। ये जो केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कंपनी का लॉ डिसगार्ड करता है कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को, और प्रिंसिपल दैट कंपनी इज लीगल एंटिटी डिस्टेंट फ्रॉम सेपरेट ऑफ इट्स मेंबर। ये जो अब आगे आपके केसेस आ रहे हैं,
जिनके अंदर कंपनी को उसके मेंबर से जो सेपरेट वाली अपन थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं ना, उनको एक चैलेंज करता है, उनको एक चैलेंज करता है। पढ़ो, देखा पहले कैसा केस। देखो पूरे चैप्टर में टफ ही कॉर्पोरेट विल है, बाकी आप फीचर्स पढ़ के आए, कुछ भी टफ नहीं लगा, टफ ही कॉर्पोरेट विल है, ध्यान रखना। और इस चैप्टर को मॉड्यूल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें लैंग्वेज मॉड्यूल की रिक्वायर्ड होती है। पढ़ो, डिटरमाइन द करेक्टर टू ऑफ द कंपनी, यानी फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। ध्यान से, सबसे पहले इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, द लीडिंग केस, एक केस हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, नॉट लाइकली टू बी जियोपर्डी, द कोर्ट may not be willing to crack the corporate shell, but it may be rent the veil of ascertaining whether a company is enemy company. It is true that unlike a natural person, company does not have a mind or conscience. Therefore, it cannot be friend or foe. It may be, however, the character size as an enemy company, its affair and control of the people of enemy country. For the purpose, the court may examine the character of the person who are really at the helm of the affairs of the company. पहला देखो, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या कहती थी, कंपनी और उसके मेंबर का सेपरेट होता है, कंपनी अपने नाम पे कर सकती है, उसके काम के लिए मेंबर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाना है, वगैरह वगैरह। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, सबसे पहले कंपनी का करेक्टर पता किया जाता है कि कंपनी कई गलती से एनिमी कंपनी तो नहीं है या कंपनी का कोई फ्रेंड वगैरह तो नहीं है। मतलब कंपनी का अपने मेंबर से सेपरेट स्टेटस होना चाहिए। जिस बंदे ने कंपनी बनाई उसका पर्पस देखा जाता है कि उसका पर्पस अगर फ्रॉड करने का तो नहीं है, जैसे ऊपर सोलेमन ने किया था। कंपनी का कोई फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है यार। कंपनी का ना तो कोई खुद का दुश्मन होता है, ना कोई उसका दोस्त होता है, ना कोई उसका सगा होता है, ना उसके कोई संबंधी होते हैं। वो सब करते कौन है, डायरेक्टर्स लोग। तो ये चेक किया जाता है कि जिसके अंदर कंपनी के पब्लिक का पैसा लग रहा है, कई सारे फ्रेंड्स वगैरह ने मिलके, एनिमी कंट्री ने मिलके, क्या उसका पर्पस फ्रॉड करना तो नहीं है। अगर जब सारे दोस्त मिलके कंपनी बना रहे हैं, या सारे रिलेटिव्स मिलके कंपनी बना रहे हैं, या एक फैमिली के मेंबर सोलेमन जैसे मिलके कंपनी बना रहे हैं, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। कॉर्पोरेट विल की थ्योरी क्यों लग रहा है, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों चेक किया जाता है कि कंपनी का कॉर्पोरेट स्टेटस सही है नहीं है। अरे भाई, कंपनी की कंट्री का रेवेन्यू और टैक्स प्रोटेक्ट करने के लिए जिस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, सबसे पहले उसकी कॉर्पोरेट विल देखी जाती है। क्या देखी जाती है उसके अंदर, कि क्या उसका सही में लीगल स्टेटमेंट है, उसका पर्पस तो सही है। क्योंकि बाद में जाके अगर सोचो कोई कंपनी फ्रॉड के पर्पस से बन गई, सारी आपने अर्निंग कर ली, बाद में टैक्स देने की बारी आई, तब आप सबने हाथ खड़े कर दिए मेंबर्स ने, क्योंकि मेंबर और कंपनी का सेपरेट स्टेटस होता है। तो इसलिए कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट फॉर रेवेन्यू एंड टैक्स करने के लिए कॉर्पोरेट विल थ्योरी का कंसेप्ट चेक किया जाता है। किसी भी टाइप के लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए भी कंपनी के 4 फीचर का इनका कंसेप्ट चेक किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज ए एजेंट, द कंपनी में सम टाइम भी एज ए रिगार्ड, कंपनी को कभी कभी एजेंट और ट्रस्टी भी माना जा सकता है मेंबर का या दूसरी कंपनी का। इसीलिए कंपनी अपना इंडिविजुअली लॉस कर देती है, तो उसके लिए कंपनी खुद लायबल है। सोचो, अगर कंपनी किसी का एजेंट होकर काम कर रही है, कंपनी किसी का मेंबर बन के काम कर रही है, लाइक होल्डिंग सब्सिडरी, तब उसके काम के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। देखो, मैं खुद कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा टफ है, ध्यान रखना। ये पूरा यहाँ पे समराइज़ आ चुका है, इसको एक बार मैं समराइज़ करके इसको पूरा शुरुआत से वापस पढ़ा रहा हूँ। कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड, कब हो जाती है ये शिफ्ट, कब इसको नहीं माना जाएगा। पहला पढ़ना, कॉर्पोरेट विल का रूल कब अप्लाई नहीं होगा। पहला, अगर आप एनी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आप ये कह के नहीं बच सकते कि कंपनी और कंपनी के मेंबर का सेपरेट स्टेटस है। दूसरा, जब कॉर्पोरेट एंटिटी का यूज़ ही इस तरीके से किया जा रहा है कि टैक्स का अवॉइडेशन किया जा सके, ठीक है, और कंपनी फॉर्म कर रही है अदर कंपनी से सब्सिडरी एज द एजेंट, होल्डिंग सब्सिडरी के केस के अंदर आप दूसरी कंपनी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, तब भी ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी का सहारा ले रहे हो, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने का मतलब अपने खुद का पैसा है, खुद को चुकाना था, लेकिन कंपनी के माथे पटक दिया कि वो तो कंपनी का है, कंपनी देगी, और कंपनी तो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल है, बात खत्म। अगला, और जब आपने इनकॉर्पोरेशन अडॉप्ट किया किसी इलीगल पेपर से, आपने कंपनी को बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगे, क्योंकि कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, वो डॉक्यूमेंट ही आपने फर्जी लगा दिए, इलीगल लगा दिए, वहाँ पे कॉर्पोरेट वैली का रूल अप्लाई नहीं होगा। इन शॉर्ट, एक बार फटाफट से कॉर्पोरेट वैली अब आपको समझ में आ जाएगी। ये डिफाइन पढ़ लो बेटा, सब क्लियर है। पढ़ो एक बार मेरे साथ वापस। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या कहती है? कॉर्पोरेट विल थ्योरी कहती है कि लीगल कंसेप्ट होता है कंपनी का, और कंपनी को उसके मेंबर से सेपरेट माना जाएगा। कंपनी किसी भी तरफ का कोई इनकम लॉस करेगी, कुछ भी करेगी, तो उसके काम के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ये रहे उसके एक्सेप्शन कि कहाँ कंपनी के काम के लिए उसके मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, कहाँ कंपनी और उसके मेंबर का स्टेटस अलग अलग माना जाएगा।
जब आप एनिमी के साथ ट्रीट कर रहे हो, आपका पर्पज़ ही टैक्स की चोरी करना है, होल्डिंग सब्सिडरी का गेम खेल रहे हो रेवेन्यू टैक्स बचाने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रहे हो और आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई गलत पेपर, इलीगल पेपर का यूज़ किया है। आ जाओ आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, बहुत इजी टॉपिक है, अब फटाफट से उड़ेगी गाड़ी। कंपनी की क्लासिफिकेशन, पहला लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे पहली कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसके अंदर पढ़ना ये वो टाइप की कंपनी होती है जहाँ पे कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है केवल और केवल उसके अनपेड अमाउंट तक। लाइबिलिटी लिमिटेड कितनी होती है? केवल और केवल अनपेड अमाउंट तक। बेटा इस वर्ड को ध्यान दो, ये वर्ड लिमिटेड है किससे? शेयर से। तो कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है उसके अनपेड अमाउंट तक। एक एग्जाम्पल वापस, अरे भाई कंपनी के शेयर होल्डर थे 10,000, बहुत ईजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10,000 शेयर होल्डर थे, 100 रुपये का एक शेयर था। कंपनी फर्स्ट कॉल तक की अमाउंट मांग चुकी है 90 रुपये तक, कंपनी को केवल सेकंड कॉल की अमाउंट बाकी है 10 रुपये की, यानी 10,000 शेयर इंटू 10, कंपनी 1 लाख रुपये शेयर होल्डर से और मांगती है। अब कंपनी को लॉस हो गया 10 लाख तक का। तो अब सवाल आता है शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की है, जो कि अनपेड अमाउंट है, ध्यान रखना। आगे, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है तो ध्यान से समझना, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, पहली बात लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है उनकी दी गई गारंटी के अमाउंट तक, और उनकी गारंटी की अमाउंट कहाँ लिखी हुई रहेगी? उनके एमओए के अंदर, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब पढ़ना कॉमन फीचर्स, सॉरी पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। गारंटी, कंपनी की लिमिटेड बाय गारंटी, अरे एक एग्जांपल यार, अगर कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी के एमओए के अंदर ये गारंटी दे दी कि कंपनी के लॉस के केस के अंदर हम पर शेयर होल्डर पर शेयर अमाउंट 50 रुपये तक लाइबल है, तब अब आपको जो आपकी अनपेड अमाउंट है वो तो देनी है, साथ ही साथ जितने की आपने गारंटी दी है वो अमाउंट तक भी आपको लॉस देना होता है। पर यहाँ पे भी लिमिटेड वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है, कहाँ तक? आपकी गारंटी के अमाउंट तक। आपसे कंपनी आपकी गारंटी के अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं कर सकती। अब पढ़ो साहब, ये कॉमन फीचर क्या है? गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड कंपनी। इन द लेटर केस मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है केवल अनपेड शेयर तक। बोथ ऑफ देम स्टेट दैट द लाइबिलिटी लिमिटेड। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अरे डिफरेंस क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी के कंपनी के अंदर उसको इनिशियल वर्किंग फंड, अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, देखो लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर, इसके अंदर तो केवल अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड है और इसके अंदर जितनी अमाउंट की आपने गारंटी दी वो लिमिटेड है। अनपेड अमाउंट का पता कैसे चलेगा? जितना पेड किया उसमें से जितना पेड नहीं किया उसको लेस कर दो। गारंटी का पता कैसे चलेगा? जितनी अमाउंट उसके एमओए में लिखी हुई है उससे पता चलेगा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों कंपनी लिमिटेड है, दोनों कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड लाइबिलिटी माना जाएगा। अब आगे, अनलिमिटेड कंपनी, नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर है, जहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। जितना लॉस लगेगा कंपनी के सारे लॉस के लिए, आ गया वर्ड होल अमाउंट, कंपनी के सारे लॉस के लिए मेंबर्स को लाइबल माना जाएगा, सारे लॉस के लिए मेंबर को लाइबल माना जाएगा। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, एओए के अंदर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ ई शेयर, सो लाइक द कंपनी गोइंग कंसर्न, इन शॉर्ट नाम से क्लियर है। अरे अनलिमिटेड कंपनी के अंदर कंपनी के मेंबर की कोई लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, जितना भी लॉस हो जाएगा वो सारा का सारा लॉस कंपनी का नहीं है, वो लॉस किसका माना जाएगा? मेंबर्स का। आ जाओ फीचर से क्लियर करते हैं। पहला, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, मेंबर की कोई भी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, जितना लॉस होगा पूरी लिमिट तक है। द लाइबिलिटी सीजेज ऑन वेज सीजेज टू बी ए मेंबर, लाइबिलिटी से आप कब बच सकते हो? जब आप मेंबर नहीं हो, यानी जब तक आप कंपनी के मेंबर हो तब तक आप कंपनी में होने वाले हर लॉस के लिए आपको लाइबल माना जाएगा। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, लाइबिलिटी को लिमिटेड कब माना जाएगा? जब कंपनी वाउंड अप हो जाए। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इवेंट of winding up of the company. Liability of each member extend to the amount of company debts and liability. अरे कितना चुकाना है आपको कंपनी के डिबेंचर और लाइबिलिटी का? अब इसको मैं फटाफट समझा देता हूँ, समझो। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर कंपनी के मेंबर और कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। यानी कंपनी का जितना भी लॉस होगा सारा बियर किसको करना पड़ेगा? कंपनी के मेंबर और कंपनी के शेयर होल्डर को। तो पहला पॉइंट, कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरा, कब तक उनकी कंपनी के शेयर और मेंबर की लाइबिलिटी रहेगी? जब तक वो कंपनी के मेंबर है तब तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाला, लाइबिलिटी का पैसा कब देना है? जब कंपनी वाउंड अप में जाए, जब कंपनी बंद हो। सोचो यार, जैसे एक एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड,
ठीक है, एक्स लिमिटेड का आज लॉस चल रहा है माना कि 50 लाख रुपए का, लेकिन कंपनी अभी रनिंग केस में, कंपनी बंद नहीं हुई है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर और मेंबर से पैसा नहीं मांग सकती है। अरे कंपनी अपने शेयर होल्डर से और मेंबर से पैसा मांगेगी, अनलिमिटेड मांगेगी, पूरा पैसा मांगेगी, पूरे डेप्ट के बराबर मांगेगी, पूरे कैपिटल के बराबर मांगेगी, पर कब? जब कंपनी बंद हो जाए। अरे जब तक कंपनी जिंदा है तब तक कैसे मान सकते हो कि वो लॉस रिकवर नहीं करेगी? इस उम्मीद के साथ कंपनी चलती रहेगी कि भाई कभी ना कभी तो लॉस रिकवर होगा। यानी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कब अनलिमिटेड होगी? जिस टाइम कंपनी का वाउंड अप हुआ है उस टाइम जो बंदा कंपनी का मेंबर है वही बंदा कंपनी की लायबिलिटी के लिए क्या माना जाएगा? अनलिमिटेड लायबल माना जाएगा। आ गया हो सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के बेसिस पे कंपनी का टाइप, कि मेंबर के बेसिस पे कंपनी कितने टाइप की होती है? प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, फिर आएगी आपकी पब्लिक कंपनी। चलो आ जाओ, मेंबर के बेसिस पे कंपनी के टाइप पढ़ते हैं। ये रहा, आ जाओ। 1% कंपनी, ये कंपनी का नया फीचर है। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे पर्सन ही मेंबर ही कितने हैं? ओनली 1% कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे केवल 1% और 1 मेंबर है। अरे वही बंदा कंपनी का डायरेक्टर है, वही बंदा कंपनी का मेंबर है, वही सब कुछ है। और ऐसी कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानी जाती है। अरे क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर तो मोर देन 1 होते हैं ना यार, तो ये कंपनी कौन सी कंपनी मानी जाएगी? 1% कंपनी। तो जो बंदा है वो एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड मानी जाती है, पर कंपनी का बंदा कौन रहेगा? सिंगल एक। यहाँ से समझो, ओनली 1% एज ए मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। मेमोरेंडम कैसा बनता है 1% कंपनी में? इंडिकेट करता है केवल नेम ऑफ अदर पर्सन हु शेल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ और इन कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। समझना। अरे यार मुझे बताओ, 1% कंपनी में तो मेंबर ही एक होता है। अब इंसान तो मरता भी है, क्या उसके मरने पे कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी की तो लाइफ अनलिमिटेड है ना। तो क्या होता है, जब कोई पर्सन 1% कंपनी बनाता है तो उसके मेमोरेंडम में उसको उस बंदे का नाम लिखना पड़ता है कि मेरी डेथ के बाद, मेरे इनकेपेबिलिटी होने के बाद अब मेंबर कौन बनेगा। इफ़ द अदर पर्सन जिसका नाम दिया गया है मेमोरेंडम में, उसकी पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। अरे जिसका नाम लिख रहे हो उसकी परमिशन तो लो। पता चला आप कुछ लॉस करके चले गए, अब उस बंदे के ऊपर लायबिलिटी आ गई, कौन भुगतना चाहेगा भाई? अदर पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी कंसेंट कभी भी निकाल सकता है, पर कब तक? जब तक वो पहला मेंबर जिंदा है। द मेंबर ऑफ 1% कंपनी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। और वो जो पर्सन है ना, वो भी उसका नाम कभी भी चेंज कर सकता है। ऐसे चेंजेस के लिए आपको किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। और किसका नाम आप लिख सकते हो, कौन बना सकता है 1% कंपनी? शानदार पॉइंट हाईलाइटेड भी है, वो नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है और पिछले साल में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हो, वही बंदा 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, नॉमिनी 1% का नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता, नॉमिनी मोर देन 1 नहीं हो सकते और माइनर 1% नहीं बनना सकता। और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, कन्वर्टेड होती है किसी दूसरी कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, तो वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बन सकती है। यानी कंपनी सेक्शन 8 में नहीं जा सकती, बाकी ये कंपनी आगे जाके अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसी कंपनी कोई NBFC का बिजनेस नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है, और अब इसमें पनिशमेंट पढ़ो। पनिशमेंट, अगर कोई 1% कंपनी किसी रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करती है तो उस पर फाइन है कितने रुपए? 10,000 रुपये, जिस फाइन को 1000 रुपीज़ पर डे से भी बढ़ाया जा सकता है अगर ऐसा फाइन कंटिन्यू रहेगा तो। यानी 1% को बनाने में कोई फ़ाइन लग गया तो 10,000 रुपये, और अगर ऐसा फाइन ऐसी गलती आपकी कंटिन्यू रहती है तो 1000 पर डे। तो बेटा आराम से चिलैक्स, आइस क्लोज और पूरा 1% कंपनी वापस सुनो आराम से। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर ओनली सिंगल मेंबर होता है। सिंगल मेंबर ही 1% कंपनी को क्रिएट करेगा। ठीक है, और उस पर्सन की वो 1% जो 1% कंपनी को क्रिएट कर रहा है वो किसी अदर पर्सन का नाम भी MOA में लिख के जाएगा। वो अदर पर्सन कौन होगा? जो उसकी डेथ या इनकेपेबिलिटी के बाद मेंबर कंटिन्यू बनेगा, लेकिन अदर पर्सन की कंसेंट होना रिक्वायर्ड है। अब दो बातें, वो जो अदर पर्सन जिसका आपने नाम लिखा है वो अपना नाम कभी भी हटा सकता है जब तक पहला मेंबर कंटिन्यू है, और जो फर्स्ट मेंबर था जिसने 1% बनाई है वो भी कभी भी अदर पर्सन का नाम चेंज कर सकता है जब तक वो कैपेबल है। अब जिस अदर पर्सन को आपने नॉमिनी बनाया है, नॉमिनी हमेशा ध्यान रखना एक ही पर्सन बनेगा क्योंकि कंपनी का नाम 1% कंपनी है। और जो आपने नॉमिनी बनाया वो नॉमिनी कभी भी माइनर नहीं बन सकता। और जो 1% कंपनी है कभी भी NBFC नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होगी, ये नॉर्मल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए होगी। ये पढ़ के देख लो, आपके 1% कंपनी के सारे फीचर्स आ गए। अब चालू कर रहे हैं। और हाँ, 1% कंपनी के लिए कोई पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे पढ़ो साहब।
अब अगली टाइप की कंपनी का नाम आ रहा है जिसका नाम है आपकी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती है, राइट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। चलो नीचे से पढ़ते हैं यहाँ से। पहला, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है 1% के अकॉर्डिंग। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 1% में एक था, यहाँ पे 2 है। 1% कंपनी में तो मैक्सिमम भी एक था, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 200। लेकिन ये अपने शेयर पब्लिकली नहीं बेच सकते क्योंकि नाम ही क्या है, प्राइवेट। किसी को इन्विटेशन देके बुला भी नहीं सकते कंपनी की सिक्योरिटी खरीदने के लिए। और स्मॉल कंपनी भी कौन सी कंपनी कहलाती है, प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी बनती है वो भी प्राइवेट के फॉर्मेट के थ्रू बनती है। कैसे? क्योंकि 1% में भी तो अपने शेयर बाहर में नहीं बेचे जा सकते और प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर मार्केट में सोल्ड आउट नहीं कर सकती। अब आगे स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी आ जाओ इसमें। स्मॉल कंपनी होती प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है। इसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगी। अब सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, चैरिटेबल वाली। और ना ही इसकी कोई होल्डिंग और सब्सिडरी होगी। अरे यार खुद ही स्मॉल है, वो क्या होल्डिंग सब्सिडरी बनाएगी। अगला तीसरा टाइप आ गया पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी को पढ़ने से पहले कितनी पढ़ ली बेटा अपन ने, 1% प्राइवेट और स्मॉल। पेड अप की लिमिटेड केवल और केवल स्मॉल में आई थी, बाकी कहीं नहीं आई थी। अब पढ़ो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती। कॉमन सेंस है यार। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर नहीं बेच सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी शेयर बेच सकती है। यहाँ पे भी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल स्मॉल में रिक्वायर्ड थी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर यहाँ 7 है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। एक बार फटाफट मेरे साथ पीछे याद करो। 1% में मिनिमम मैक्सिमम 1, प्राइवेट में मिनिमम 2। कितने थे मिनिमम? 2, मैक्सिमम 200। और पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी सब्सिडरी और होल्डिंग बना सकती है, और जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग बनेगी वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। कितने टाइप पढ़ लिए अपन ने? 4। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी होती है पहली, होल्डिंग और सब्सिडरी। अरे होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब बताऊं मैं आपको। होल्डिंग और सब्सिडरी, जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करने की पावर रखती है वो होल्डिंग, और जिस कंपनी को आप कंट्रोल करने की पावर रख रहे हो वो सब्सिडरी। अब सर होल्डिंग सब्सिडरी कब कब बनेगी, कैसे क्या बनेगी, इसको फटाफट मैं एग्जांपल से बता दूं आपको। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसने किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 51% शेयर ले रखे हो, उसके मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर रखते हो, ठीक है। या उसके मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मोर देन हाफ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के हो, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर मोर देन हाफ किसी एक कंपनी के पास हो। तो जहाँ पे इतनी पावर होगी वो कंपनी कहलाएगी होल्डिंग, और जिस कंपनी के अगेंस्ट आपने पावर रख रखी है वो कहलाएगी आपकी सब्सिडरी। एक बार पढ़ के देखो। ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी। ए किसकी सब्सिडरी है? बी की। कब? जब बी को कंट्रोल करने का, बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का राइट किसके पास है? ए के पास। इफ बी कैन विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए। ए उसकी परमिशन के बिना हटा भी नहीं सकता। समझो यार, जी 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 जी। ए ने बी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का सारा पावर ए के पास है। तो ए बनेगी होल्डिंग कंपनी, बी बनेगी सब्सिडरी कंपनी। बिना ए की परमिशन के बी ना तो अपने डायरेक्टर को हटा सकती, रिमूव कर सकती, चेंज कर सकती है। ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी कब? जब ए के पास उसके 50% से ज़्यादा शेयर है। दूसरा, बी ए की सब्सिडरी कब बनेगी? अब समझना, एक और एग्जाम्पल शानदार, इसमें बिना पढ़े समझना। ए ने 51% शेयर बी कंपनी में भी ले रखे हैं और 60% शेयर सी में भी ले रखे हैं। क्या ए बी और सी की होल्डिंग बनेगी? यस। क्या बी और सी ए की होल्डिंग सब्सिडरी बनेगी? यस। लेकिन क्या बी सी की और सी बी की भी होल्डिंग सब्सिडरी मानी जाएगी? यस ऑफ कोर्स। प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन सकती है क्या? यस, प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी बन सकती है, लेकिन जैसे प्राइवेट पब्लिक की सब्सिडरी बनी वहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी कौन सी कंपनी मान ली जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो होल्डिंग सब्सिडरी के बाद अगला एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर किसी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। अरे भाई 51% शेयर नहीं है, 51% शेयर नहीं है, 20% शेयर है। समझना, अगर आपका किसी कंपनी में कुछ भी शेयर नहीं है तो अपना का ही काम उससे। अगर आपका उस कंपनी में किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर है पर 50 से कम है, 20 से ज़्यादा 50 से कम है, तो अब आप उसके बन गए एसोसिएट, यानी ग्रुप ग्रुप ग्रुप। और 50 से ऊपर चल गया तो होल्डिंग सब्सिडरी। पढ़ो। सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस का मतलब ये देखो आ गया 20% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। और जॉइंट वेंचर अगर आपने साथ में मिल के काम किया तो वो वाला, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? उसकी एसोसिएट। पढ़ो एग्जाम्पल। ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर होल्ड कर रखा है 23% शेयर ऑफ बी लिमिटेड।
एंड 15% शेयर ऑफ सी लिमिटेड। बाय द वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न बी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट कंपनी, क्योंकि उसमें शेयर 20% से ज़्यादा है। लेकिन सी उसकी एसोसिएट नहीं मानी जाएगी क्योंकि वहाँ पे शेयर 20% से कम है। अब ये वापस आपका आ गया कैपिटल के बेसिस पे टाइप। पहला लिमिटेड कंपनी, ऊपर पढ़ा चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना। अनलिमिटेड कंपनी अपना कवर अप हो चुका है। अब अदर कंपनीज की बात करें, गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर 51% से ज़्यादा है, वो कंपनी कौन सी कहलाएगी? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के शेयर कैसे? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल और स्टेट ने दोनों ने मिलकर ले रखे हो। ये देखो गवर्नमेंट का आ गया, सेंट्रल, स्टेट या पार्टली उनका। फॉरेन कंपनी वो होती है जो कि अपना बिजनेस कहाँ कैरी आउट कर रही है? आउटसाइड इंडिया। अब आ जाओ साहब, चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, बहुत नाम आ गया इसका ऊपर, इसके सेक्शन को याद कर लेना। सेक्शन 8 कंपनी स्टेटस होता है चैरिटेबल कंपनी का। और इसके जो 4 पॉइंट है ना बेटा, ये 4 डॉट लगे हुए हैं, इसको भाई साहब रट्टा मार लेना। 4 पॉइंट बिल्कुल एज इट इज़। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव किसके रिगार्डिंग? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ऐसी कंपनी का पर्पस प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसी कंपनी का पर्पस इन ऑब्जेक्टिव को बढ़ाना होता है। और ऐसी कंपनी प्रोहिबिटेड करती है, अपने मेंबर को डिविडेंड भी नहीं देती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है FICCI, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। पर ऐसी कंपनी क्या हर कोई बना सकता है? ऐसी कंपनी को बनाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ROC को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कब इनका लाइसेंस हटा जा सकता है? जब ऐसी कंपनी वॉयलेशन कर देती है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, प्रॉफिट कमाने लग जाती है, तो ऐसी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। पनिशमेंट पढ़ो, पनिशमेंट इफ़ ए कंपनी अगर कोई फ्रॉड करती है तो कंपनी पेनल्टी के लिए लाइबल है। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। कंपनी का डायरेक्टर 10 लाख रुपए, जिसको बढ़ा के कहाँ तक की जा सकती है? 1 करोड़। सॉरी, कंपनी पे लाइबिलिटी है 10 लाख से 1 करोड़, और डायरेक्टर और ऑफिसर पे लाइबिलिटी है 25,000 से 25 लाख। ये जितने भी पॉइंट ऊपर पढ़े, ये सारे पॉइंट नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए होगी। कोई मिनिमम शेयर कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट पर्पज से नहीं बनेगी, डिक्लेयर नहीं, डिविडेंड नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वगैरह यूज़ नहीं करेगी, लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करो तो। ठीक है, ये यहाँ पे आपका। और जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का, 21 दिन का। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट इस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ना ही इसको अपना कोई नॉमिनी वगैरह बनाना पड़ेगा, ये ध्यान से। ये पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी भी क्या इसके मेंबर बन सकती है? यस, इसके मेंबर बन सकती है। जो पॉइंट ऊपर बताए वो आपके वो के हुए पूरे पॉइंट नीचे आ रहे हैं। आ जाओ साहब अगली कंपनी, डोरमेंट कंपनी। थोड़ा सा और बचा है, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, ये थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो फटाफट से देखो, डोरमेंट कंपनी पढ़ना, वो कंपनी जो कि फॉर्म हुई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखती है अपने हाथ के अंदर, और नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। समझो यार, इसको मैं ऐसे समझाऊँ। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो वैसे अब रजिस्टर्ड तो हो गई लेकिन कामकाज नहीं कर रही। सोचा आपने रजिस्टर्ड तो करा लिया, लेकिन पिछले 1 साल से ना तो कोई ट्रांजेक्शन किया, ना बैंक में पैसा डाला, ना बैंक से पैसा निकाला, ना परचेज की, ना सेल की, ना शेयर खरीदे, ना शेयर बेचे, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कंपनी डोरमेंट कंपनी बोली जाती है। ठीक है, डोरमेंट कंपनी को एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि वो इनएक्टिव कंपनी है, पिछले 2 साल से जिन्होंने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाएगा। निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो कि म्यूचुअली बेनिफिट के लिए बनती है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी आपस में कोई पर्टिकुलर ग्रुप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी क्रिएट कर देते हैं, जिसका नाम होता है निधि कंपनी। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको माना जाएगा? अरे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक पर्पज से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का राइट होगा, 51% से ज़्यादा शेयर होंगे, वो कंपनी कौन सी मानी जाएगी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फटाफट एक बार देख लो, टाइप्स ऑफ कंपनी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था। कितना कवर कर लिया अपने टाइप्स ऑफ कंपनी। ये रहा टाइप्स ऑफ कंपनी। लायबिलिटी के बेसिस पे फटाफट रिवाइज, 3 टाइप की कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। मेंबर के बेसिस पे 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस पर। कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी। कैपिटल के एक्सेस के बेसिस पे लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। ये आपकी सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर आपकी ये आ गई डोरमेंट कंपनी, और लास्ट में निधि कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। यहाँ तक इतने को पूरा कंप्लीट रिवाइज करना। ओनली 40 मिनट के अंदर कंपनी का पार्ट 1 आपका कवर हो चुका है।